जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल संपूर्ण चैप्टर करवाने वाला हूं, यानी कि पहला चैप्टर से लेकर के 8वां चैप्टर तक टोटल एमसीक्यू एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल भी लेकर के चलूंगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुक्र सूर्य से यानी कि दूरी के आधार पे शुक्र जो है सूर्य से दूरी के आधार पे, पहले देखिए बुध है, जैसे यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, उसके बाद बुध, ठीक है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। ये देखिए, ये सूर्य से दूरी के आधार पे ये शुक्र हो गया। ठीक है, ये हो गया बुध। ठीक है, ये हो गया बुध शुक्र, ये हो गया पृथ्वी। क्या हो गया, पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के आधार पे शुक्र जो है दूसरा नंबर का ग्रह है। कौन सा ग्रह है, दूसरा नंबर का ग्रह है। ठीक है, इसे जुड़वा ग्रह के नाम से तो जाना ही जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे परतालिका यानी कि पर्तिलिका ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर CO2 का परत रहता है। इसके चारों ओर CO2 का परत रहता है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रहों का ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे ग्रहों का ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके चारों ओर CO2 गैस रहता है। ठीक है, इसके चारों ओर CO2 गैस रहता है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि घूर्णन करते हैं, घूमते हैं। पूर्व की पश्चिम ओर क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। आकार के आधार पे, ठीक है, आकार के आधार पे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार के आधार पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। तो शनि ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या यहाँ पे 145 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितने हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, आप लोग बताइए तो। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी यानी चांद। पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को। और चांद जो है जितने समय में घूर्णन करती है उतने ही समय में ये पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि पृथ्वी के चारों ओर भी घूम जाती है। यानी कि इसके परिक्रमण और घूर्णन का समय है 27 दिन, यानी कि 27 दिन में लगभग घूर्णन और परिक्रमण दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है सूर्य क्या है, सूर्य क्या है। तो देखिए, सूर्य एक तारा है जिसका अपना यानी कि जिसका अपना उष्मा, ठीक है, और प्रकाश रहता है। जिसका अपना उष्मा और प्रकाश रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तारे बोलते हैं। तो ये सूर्य के पास अपना उष्मा और प्रकाश है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पे शुक्र क्या है, तो शुक्र एक ग्रह है। शुक्र क्या है, ग्रह है, क्योंकि इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अपना कोई उष्मा नहीं होती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसके कारण ये शुक्र ग्रह जो है गर्म होते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य से नज़दीक में ये सूर्य है, सूर्य से नज़दीक में तो बुध है, गर्म तो बुध को होना चाहिए, लेकिन दूसरा नंबर पे शुक्र है। ठीक है, शुक्र
बुध गर्म नहीं है, ठीक है। यदि तापांतर पूछ दे, ताप का अंतर, तो ये बुध पे अधिक है, ठीक है, क्योंकि रात के समय काफ़ी माइनस में चला जाता है यहाँ का तापमान, यानी कि जब सूर्य की प्रकाश यहाँ से हटती है बुध पर से, और दिन के समय जब इस पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो काफ़ी ताप बढ़ जाता है, ठीक है। ताप अंतर पूछे तो यहाँ पे बुध हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक ताप पूछे तो यहाँ पे आंसर शुक्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पिंड कौन सा होता है? कृत्रिम पिंड कौन सा है? तो ये मानव निर्मित उपग्रह है, ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह, इसको सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, वो कृत्रिम पिंड है। चलिए उल्का, ये तो प्रकृति है, उल्का पिंड यही है, जब जलने लगता है तो ये उल्का पिंड कहा जाता है, जलने से पहले उसका नाम उल्का रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मध्यमंडल में आने के बाद जलने लगते हैं उल्का पिंड। हमारा सौरमंडल किसका भाग है? हमारा सौरमंडल जो है किसका भाग है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा सौरमंडल किसका भाग है? तो हमारा सौरमंडल जो है ये गैलेक्सी है मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। कितने? 9 ग्रह। लेकिन 2006 में जो है इसे 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया, ठीक है। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह ये सूर्य है, ठीक है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, इधर मंगल। तो मंगल और शुक्र के बीच में यदि बीच पूछ दे, जो किस किस ग्रह के बीच में, किन 2 ग्रहों के बीच में पृथ्वी है, तो ये हो जाएगा मंगल और शुक्र, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी का सबसे नजदीकी का ग्रह, यानी कि नजदीकी ग्रह, तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र, क्योंकि दूरी के आधार पर शुक्र पृथ्वी से नजदीक है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह, देखिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक क्या होता है, एक बाह्य। बाह्य ग्रह गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, और आंतरिक ग्रह जो है ये चट्टान से बने हुए होते हैं। जरा आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा आंसर दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? ये नहीं है पूछ रहा है, तो ये पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, शनि नहीं है, ठीक है, शनि नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा आप लोग डिटेल जान लीजिए इसका। जैसे ये सूर्य हुआ, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, देखिए, ठीक है। अब मंगल और बृहस्पति, ये बुध हो गया, शुक्र मंगल, यहाँ पे बुध शुक्र, सॉरी बुध शुक्र पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड दोस्तों, यहां पे क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो बृहस्पति ग्रह तो ये हो गया, और मंगल ये, तो इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में यहां पे क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, इसके बीच में, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बाहरी भाग जितने भी ग्रह होते हैं वो गैस के बने होते हैं, उसे गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ये कौन सा ग्रह है? ये बृहस्पति हो गया, ठीक है, तो बृहस्पति कौन सा? ये बाह्य ग्रह हो जाएगा। और इसके अंदर वाले, क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले भाग का जो ग्रह होता है वो चट्टान का बना होता है, ठीक है, और चट्टान का बना होता है, ठीक है, और इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हो गया। और यहाँ पे इसको गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के आधार पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, आकार के आधार पर जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, चलिए यदि छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह पूछ दे तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो है सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। ठीक है, बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों? क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है अधिक। ठीक है, इसीलिए शुक्र गर्म रहता है। ठीक है, लेकिन बुध गर्म। यदि तापांतर पूछ दे, यानी कि दिन के समय में काफी ज्यादा तापमान और रात के समय में काफी कम तापमान, ठीक है, तो वो हो जाएगा बुध। तापांतर पूछ दे तो बुध, सबसे अधिक ताप पूछ दे, ठीक है, तो ये सबसे अधिक ताप, ठीक है, या सबसे अधिक गर्म, ठीक है, बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है आकार के आधार पर। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन आ गया, तो ये बुध हो जाएगा। आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह बुध। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। देखिए, सोल शब्द का अभिप्राय है, तो सोल शब्द सूर्य देवता को बोला जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार सोल शब्द जो है सूर्य देवता को बोला जाता है। चलिए, उपसौर क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों उपसौर और अपसौर दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और TRE री एग्जाम, BPSC री एग्जाम TRE में भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो 14 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी। उपसौर जो है, अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं उपसौर और अपसौर में। उपसौर जो है जैसे उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से कम इसका ताकत रहता है, मुख्यमंत्री के बाद ही उप मुख्यमंत्री ना आता है। ठीक है, तो उप आ जाएगा तो इसका मतलब न्यूनतम। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी। यदि वही अप आ जाएगा, अपसौर आ जाएगा तो अधिकतम दूरी। ठीक है, अपसौर आ जाएगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिए। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? बताइए तो आप लोग, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि यूरेनस और शुक्र ये दोनों हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोग जरा गौर से पढ़िए। पश्चिम से पूर्व बोल रहा है और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, केवल शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह, दोस्तों ये गलत थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच चक्कर लगाती है? क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। अभी हम बताए ये जैसे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है दोस्तों, और क्षुद्र ग्रह के इस साइड 4 है, 4 ग्रह, इस साइड भी 4 ग्रह है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह के इस साइड वाले को वायु ग्रह कहा जाता है, इस साइड वाले को
आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। आंतरिक ग्रह क्या है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो चारों ओर छल्ले जो है शनि को पाया जाता है। वैसे सभी बाह्य ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ना शनि को छल्ला पाया जाता है, शनि। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाते हैं और घूर्णन भी 27 दिन में भी, मतलब 27 दिन में ही घूर्णन और परिक्रमण करते हैं चंद्रमा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और यही कारण है कि हम लोग को चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। देखिए कौन सा ग्रह नहीं है, तो मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, प्लूटो 2006 से पहले ये ग्रह की श्रेणी में था। ठीक है, और इसको 2006 के बाद ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि इसका जो है ये परिक्रमण जो है ये लिमिट नहीं था। कभी ये पृथ्वी के पास आ जाता था, कभी पृथ्वी से दूर भाग जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रह को बौना ग्रह का श्रेय दिया गया, संज्ञा दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रात के समय आसमान में चमकने वाले वस्तु क्या कहलाते हैं। रात के समय आसमान में जो जितने भी वस्तु, तारे और सूर्य, मतलब तारे और ग्रह, जितने भी मतलब जितने भी चीज चमकते हैं, जितने भी वस्तु, उसको खगोलीय पिंड कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है पृथ्वी की आकृति है, तो पृथ्वी की आकृति भूआभ है। ठीक है, जियोड स्ट्रक्चर का है पृथ्वी का आकृति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति। तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था व्यक्ति का, नील आर्मस्ट्रांग। ये 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले कब पहुंचा था, 20 जुलाई को। ठीक है, 1969 को, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले, ठीक है, चंद्रमा पे पैर रखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की गति कितनी है। तो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति। ठीक है, और दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना, 8 मिनट का। और वही पृथ्वी के यानी कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और वहां से प्रकाश आने में 4.3 वर्ष का समय लेता है। अब सोचिए कि कितना दूरी पे है, इतना वर्ष लगता है, जबकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश की वेग है, प्रकाश चलती है, तब वहां से प्रकाश आने में 4 साल 4.3 वर्ष लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो अभी जस्ट बताए 8 मिनट का समय लगभग लगता है। वैसे कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगभग दिया गया है, तो लगभग 8 मिनट। एनसीईआरटी भी इसी को मानती है, लगभग 8 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। 25वां नंबर क्वेश्चन है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को कितने मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 3 साल 6 मिनट, 1 मिनट 3 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है। सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। तो ये अभी लगभग 4 वर्ष, अभी जस्ट ही बताए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, तो लगभग 15 करोड़, क्या हो जाएगा, 15 करोड़ लाख, 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन करवाए हैं, एक सेकंड दोस्तों। पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस गैस की अधिकता के कारण शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है? तो ये CO2 के कारण जो है ना शुक्र ग्रह के तापमान सबसे अधिक होता है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ठीक है, पथ होना चाहिए पथ पर। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। अब यहां पे वृत्ताकार क्यों नहीं लिया गया, जरा गौर कीजिएगा कि वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार मतलब होता है कि त्रिज्या समान रहना चाहिए। त्रिज्या क्या रहना चाहिए? समान। लेकिन यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार है तो इसका त्रिज्या हर जगह समान नहीं रहता है। अब मान लीजिए इसका त्रिज्या यहाँ तो कम हो जाएगा, यदि ये ले ले तो यहाँ पे अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घवृत्ताकार बोला गया है। इस हिसाब से चक्कर लगाते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्ताकार हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा के ज्ञान होते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा के ज्ञान होती है? उत्तर दिशा के ज्ञान होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्लेनेटाइज शब्द का अर्थ होता है, प्लेनेटाइज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्लेनेटाइज शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब अपना पहला कदम रखा? तो अभी बताइए आप लोग को आंसर। 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है किसके अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये जल की अधिकता की यानी कि H2O हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिसके पास अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जिसके पास अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, तो देखिए ग्रह के पास भी नहीं होता है, उपग्रह के पास भी नहीं होता है और तारे के पास होता है। ठीक है, तारे के पास होता है, तो इसका सही आंसर चला जाएगा डी। क्या चला जाएगा? हम लोगों के सामने चैप्टर नंबर दूसरा है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर दूसरा है NCERT MCQ क्लास 6 चैप्टर दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। प्रमुख यामोत्तर का मान है, यानी कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाता है? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा। तो ग्लोब पर जो है पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा क्या होता है? ये होता है अक्षांश। क्या होता है? अक्षांश। जैसे ये ग्लोब हो गया दोस्तों, ये अक्षांश हो गया, ये रेखा इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में। ठीक है, तो ये अक्षांश हो गया। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, और एक देशांतर पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य की किरणें को कितने समय लगता है? सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 181। क्या हो जाएगा? 181। यदि यहीं पे अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश यदि रेखा बोल दिया जाता तो अक्षांश रेखा में 179 हो जाता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यदि अक्षांश पूछे तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी काउंट किया जाता है, वैसे 90 इधर और 90 उधर हो जाता है। ठीक है,
तो 90 और 90 यानी 90 और 90 180 हो गया, ठीक है, दोनों मिला करके 180, और एक बीच वाला तो 181, यानी एक बीच वाला तो क्या हो जाएगा 181। और यदि यहीं पे अक्षांश रेखा पूछ देते तो ये ध्रुव वाला छोड़ देते, यानी कि ये जो ऊपर में ध्रुव वाला है ये रेखा नहीं है, ये बिंदु है, इसीलिए इसको छोड़ करके इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 179 हो जाएगा। तो अक्षांश रेखा यदि बोले तो 179 मारिएगा, और अक्षांश की संख्या बोले तो 181। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कर्क रेखा स्थित है। तो निम्नलिखित में कर्क रेखा स्थित है, ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये है भूमध्य रेखा, क्या है भूमध्य रेखा, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और आगे इससे आगे 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, और इससे नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तर ऊपर जो है ये कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक है, और 23.5 डिग्री नीचे ये हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा था कि निम्नलिखित में कर्क रेखा स्थित है, तो कर्क तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तर, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त जो है दोस्तों, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, एक सेकंड, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है, और यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, और यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा ये उत्तर ध्रुव वृत्त। ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, क्या है उत्तर ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री पे। इधर भी ये हो जाएगा, जैसे ये विषुवत हो गया तो ये हो गया 66.5 डिग्री, ये हो जाएगा उत्तर ध्रुव वृत्त, ये हो गया उत्तर में है, ये हो गया दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है दोस्तों। तो 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तर वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। चलिए विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब को मुख्यतः कितने गोलार्ध में बांटा गया है। ग्लोब को मुख्यतः कितने गोलार्ध में बांटा गया है। तो ग्लोब को जो है ना 2 गोलार्ध में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध ये हो गया, और एक दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। तो इसको अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। दोस्तों अक्षांशीय रेखा जो है ये ऐसे ऐसे करके होता है, तो ये समांतर होता है। यदि यहीं पे पूछ दिया जाए देशांतर, तो देशांतर रेखा समांतर नहीं होता है, क्योंकि देशांतर रेखा जो है ये ऐसे करके जैसे उत्तर से दक्षिण आया तो यहाँ पे कट गया, उत्तर से दक्षिण आया यहाँ पे कट गया, तो ये समांतर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों अंटार्कटिका वृत्त जो है, अंटार्कटिका वृत्त यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी ध्रुव में, यहाँ पे ये हो गया 23.5 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 66.5 डिग्री दक्षिण हो गया साउथ, ये हो गया 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। बोल रहा है अंटार्कटिका। तो दोस्तों आर्कटिक और अंटार्कटिका में बहुत कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट। तो जो ऊपर में रहता है नॉर्थ में, तो जो ऊपर रहता है वो अंटार्कटिक, यानी कि आप इससे दिमाग लगा सकते हैं, एक सर बताएं, इससे दिमाग लगा सकते हैं कि टिक ऊपर में रहता है, ठीक है, तो ये ऊपर हो गया अंटार्कटिक,
उसके बाद महिला सब जो है, औरत सब टीका नीचे माथे पर लगाती है, यानी कि टिक से नीचे टीका रहता है, तो ये अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका हो जाएगा, तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका वृत्त किस गोलार्ध में है, तो टीका नीचे, तो टीका नीचे, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। समझ रहे हैं ना, ऊपर तो उत्तरी होता है और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी समानता होता है। अभी जस्ट ही बताए दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है दो दशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये 111.2 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन अभी डिस्कशन में बता चुके हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है, तो पृथ्वी पर दिन और रात 21 सितंबर को और 21 मार्च को, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब होती है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, और यदि यही मकर रेखा पूछ दे, तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है। तो इसका जस्ट अपोजिट 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। वही 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि सबसे छोटी दिन होती है उत्तरी में, तो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हम लोग के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, दिन नहीं रात, यदि दिन पूछेगा तब तो 21 जून हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्थित है, तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, तो 82.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये मिस्टेक है, ये 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, कुल देशांतर की संख्या कितनी है, तो कुल देशांतर की संख्या 360 है। ठीक है, और अक्षांश रेखा और अक्षांश के बारे में तो इससे पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। अब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उधर बड़ी दिन तो इधर छोटी दिन। ठीक है, चलिए कटिबंध क्या है, कटिबंध क्या है, तो दो अक्षांश की रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो अक्षांश के बीच का दूरी को कटिबंध कहते हैं, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखा के बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है पृथ्वी को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, पृथ्वी को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है ग्रिड क्या है, तो ग्रिड अक्षांश और देशांतर का क्या है, रेखाओं की जाल है, अक्षांश और देशांतर की रेखाओं की जाल है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है, पृथ्वी जो है अपने दिशा में पश्चिम से पूरब घूमती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, शीत कटिबंध जो है किसके नजदीक पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है ग्रीनविच से भारत का समय है, तो ग्रीनविच से जो है भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां होती है,
दो देशांतर की रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश के पास, 0 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 26वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है, इससे पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, 27वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात तो 21 जून को ही होती है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात तो होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सूर्य एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेता है? तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है, ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो ये हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी यहाँ पे, यहाँ हो गया मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त का मतलब 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किन नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किन नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सा है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा तो हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अगला है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे अक्षांश रेखा बोल रहा है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं बोल रहे थे, यहाँ पे 179 हो जाएगा। यदि अक्षांश हो जाता तो 181 हो जाता, रेखा लग गया तो 2 कम जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु को नहीं काउंट किया जाता है, वो रेखा नहीं है, वो सिर्फ बिंदु है, इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है। रूस में कुल कितने मानक समय को अपनाया गया है? तो रूस में जो है कुल 11 मानक समय को अपनाया गया है, और अमेरिका में 7 मानक समय को, फिर कनाडा में 6 मानक समय को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आने में अक्षांश रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आने में अक्षांश रेखा पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानक समय किन किन राज्य से होकर गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत भी आई है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, भारत के मानक समय किन किन राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ये हम लोग के सामने क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। यही मकर रेखा पर, तो मकर रेखा पर जो है 22 दिसंबर को, मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ने के कारण ही जो सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात जो है 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ये नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी कब पड़ती है? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर जो है
सीधी कब पड़ती है? तो ये हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा? 21 मार्च। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, किस पर 6 महीने की रात एवं 6 महीने की दिन होती है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं। घूर्णन के गति के कारण दिन और रात होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियां है। तो पृथ्वी की गतियां कौन सी है? तो ये पृथ्वी की परिक्रमण गतियां भी है और घूर्णन गतियां भी है। देखिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर भी पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और अपने अक्ष पर भी घूमती है ऐसे, ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अपने अक्ष पर जो घूमते हैं उसको घूर्णन गति कहते हैं, और परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको परिक्रमण गति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी अक्ष में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करते हैं? तो एक चक्कर जो पूरा करने में पृथ्वी को सूर्य का 365 दिन लगता है, और 365 दिन और 6 घंटा लगता है। 365 दिन 6 घंटा। दोस्तों यही 6 घंटा जो है 4 साल में जाकर के, यही 6 घंटा 4 साल में जाकर के 24 घंटा बनता है, और 24 घंटा मतलब एक दिन, ठीक है। तो 4 साल में जो है लीप ईयर आता है, वही 365 दिन के बदला 366 दिन हो जाता है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। चलिए, और ये जो है एक दिन फरवरी माह में जाकर के जुड़ जाता है। फरवरी माह 28 लगता है, लेकिन लीप ईयर में जो है जिस वर्ष लीप ईयर लगता है उस वर्ष फरवरी का महीना 29 लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। यदि इसका करेक्ट देखिएगा तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दिन और रात जो बराबर होते हैं उसे विषुव कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अयनांत का मतलब होता है जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर इस दिन सूर्य चमकती है, ये 21 जून को होता है, ठीक है। और दक्षिणी अयनांत इसका मतलब जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें चमकती है, ये 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं? किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं? तो ये हो जाएगा घूर्णन गति के कारण। अब परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहा जाता है? तो ये परिक्रमण कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाकार। क्या हो जाएगा? अंडाकार, क्योंकि ऐसे घूमते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सूर्य है ये पृथ्वी है, तो ये अंडा की आकृति जैसे घूमते हैं, और ये इसी को दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। अब दीर्घवृत्ताकार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या सेम नहीं है, यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा है, यहाँ पे त्रिज्या कम है, इसीलिए इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। नहीं तो यदि त्रिज्या सेम रहता और चक्कर लगाता त्रिज्या सेम में तो उसको वृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे त्रिज्या कम है, यहाँ त्रिज्या ज़्यादा है, इसीलिए इसको दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में जो है क्रिसमस का पर्व ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ये तो अभी रिपीट हो चुका है, ये परिक्रमण गति के कारण होगा, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर डैश को पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर, यहाँ पे देखिए
तो कर्क रेखा पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 जून हो जाएगा। यही मकर रेखा हो जाएगा तो मकर रेखा हो जाएगा तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर को जो है ना मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्ष पे मकर रेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में जो है ना 366 दिन होते हैं। यहाँ पे 366 दिन, यानी कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटा लगाते हैं, 6 घंटा लगाते हैं। और यही 6 घंटा जो है 4 साल में जाकर के एक दिन बन जाता है, और यही एक दिन 4 साल पे बढ़ जाता है, यानी 365 दिन है तो 4 साल पे आकर 366 दिन बन जाता है, और ये एक दिन फरवरी माह में जाकर के जुड़ जाता है, इसी को लीप ईयर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, दिन और रात किस कारण बनते हैं? तो दिन और रात जो है घूर्णन गति के कारण बनते हैं। परिक्रमण गति के कारण क्या होते हैं? ऋतु में परिवर्तन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, समदिवा रात्रि होते हैं। तो समदिवा मतलब समान दिन और रात, ठीक है, समान दिन और रात, यानी कि दिन भी सेम और रात भी सेम। तो ये हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन होते हैं। तो सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध का बात बोल रहे हैं सर, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है ना सबसे बड़ा दिन होता है। यदि यही दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ये जो है 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पर पैर रखे थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं। जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार। अभी बताए वृत्ताकार नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार में वृत्त में त्रिज्या समान होते हैं और दीर्घवृत्ताकार में त्रिज्या समान नहीं होती। ऐसे जैसे यहाँ से त्रिज्या ये कम हो गया ये ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसको दीर्घवृत्ताकार बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अयनांत की घटना घटती है। तो उत्तरी अयनांत की घटना जो है घटती है, तो ये 21 मार्च को, सॉरी दोस्तों, उत्तरी अयनांत की घटना यानी कि ये 21 जून को घटती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज जो है कर्क रेखा पे चमकती है 21 जून को, और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए हम लोग के सामने लास्ट क्वेश्चन, ये 25वां नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, दक्षिणी अयनांत की घटना घटती है। तो ये दक्षिणी अयनांत की घटना 22 दिसंबर को घटती है, यानी कि दक्षिणी अयनांत मतलब होता है सूर्य की किरणें जो है ये मकर रेखा, ये हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया। तो 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे चमकती है, उसी को क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। ये 22 दिसंबर को होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग के सामने ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रधान दिग्बिंदु। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो उत्तर तथा पूर्व की दिशा क्या कहलाती है? तो उत्तर पूर्व कहलाती है, ठीक है। इसको जो है डिनोट ऐसे किया जाता है, ऐसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित डॉट 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 किसका प्रतीक है? ये जो है आपको जो दिख रहा है ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है ये कच्ची सड़क का प्रतीक है। यदि यहीं पे पक्की सड़क पूछ दे तो ये समानांतर लाइनें यदि दो खींचा गया तो ये पक्की सड़क हो गया, ठीक है दोस्तों। यदि पेड़ का प्रतीक हो जाएगा तो पेड़ का प्रतीक जो है ऐसे पेड़ के जैसे बना हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है, ये पेड़ का प्रतीक हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीमेटिक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? यानी कि अन्य 3 मानचित्र से भिन्न है, वो कौन सा मानचित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरों का मानचित्र। दोस्तों इस शहरों का मानचित्र ये राजनीतिक मानचित्र में आता है। ठीक है, राजनीतिक में किस में आता है? ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में। और ये पठार का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, मैदानों का मानचित्र, ये किसके अंतर आता है? तो ये आता है भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैदानों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो मैदान को दिखाने के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है, पीला रंग का प्रयोग किया जाता है पठार को दिखाने के लिए, भूरा रंग का पर्वत को दिखाने के लिए, नीला रंग का जलाशय को दिखाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्र का घटक नहीं है। तो मानचित्र का घटक कौन सा नहीं है? दिशा है, दूरी है, प्रतीक है, और दिक् सूचक नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, गांव या शहर के मानचित्र क्या प्रयोग किया जाता है? तो गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बड़ा पैमाना प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अभी जस्ट बचा है, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पठार के लिए पीला रंग और जलाशय के लिए नीला रंग। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैदान के लिए हरा रंग। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर और दक्षिण दिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति पर्वतों, पठारों, ठीक है, मैदानों, नदियां आदि को दर्शाने वाले मानचित्र है। तो इसको दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ठीक है, तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, ये तो थीमेटिक है। महासागर का मानचित्र थीमेटिक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र है। तो वृक्षों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है? ये स्पेशल किसी भी चीज़ का यदि मानचित्र को दिखाएगा तो उसमें हो जाएगा वो थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, यदि स्पेशलिस्ट 1 का मानचित्र दिखाएगा तो वो भी थीमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है जलाशय को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो जलाशय के दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग को अभी बताए हैं, पठार को दिखाने के लिए पीले रंग का, भूरे रंग का पर्वत को दिखाने के लिए, और सफ़ेद रंग का ये बर्फ को दिखाने के लिए, ग्लेशियर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र घटक है? तो कौन सा मानचित्र घटक है? तो दिशा, दूरी और चिन्ह, यानी कि प्रतीक ये है चिन्ह, तो सही हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, छोटे क्षेत्र को बड़े पैमानों पर खींचा गया रेखाचित्र कहलाता है। छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खाका, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, शहरों, कस्बों और गांव को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? शहर, कस्बा और गांव को तो ये राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जब भी शहर सबका हो जाएगा तो ये राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है? कौन सा मानचित्र जो है अधिक जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बड़े पैमाने का मानचित्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, जलवायु वर्षा मानचित्र को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा थीमेटिक। ये वर्षा मानचित्र स्पेसिफिक बोल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा थीमेटिक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20 नंबर का क्वेश्चन है, मानचित्र में पीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? यानी कि पीला तो पठार, पीला क्या हो जाएगा पठार। अब पर्वत को दिखाने के लिए, ये पर्वत को दिखाने के लिए पहला नंबर में जो है यानी पहाड़ को दिखाने के लिए तो कितना कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भूरा। क्या हो जाएगा? भूरा। जल को दिखाने के लिए नीला, ठीक है, और बर्फ को दिखाने के लिए सफ़ेद। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट बोले पर्वत को दिखाने के लिए भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भूरा रंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम लोग के सामने दोस्तों ये 21वां नंबर क्वेश्चन था हम लोग के सामने। ये चौथा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी, NCERT MCQ और क्लास 6 और चैप्टर 5 का, ये चैप्टर 5 का है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो एशिया को जो यूरोप से अलग करती है ये यूराल हो जाएगा, ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? यानी कि उत्तर अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल संधि के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशतता दूसरा सर्वाधिक है? यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे अधिक गैस, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 20.95% है, ठीक है, इसको सीधा सीधा 21% माना जाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस है आपका 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 78% समथिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पे एशिया हो जाएगा, ठीक है, दूसरी नंबर पे अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और चौथा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और सबसे छोटी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखा गुजरती है? तो तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे तीनों रेखा यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, नील नदी है, ठीक है, किस महादेश में स्थित है? तो नील नदी जो है किस महादेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा लिथस का अर्थ होता है। तो ग्रीक भाषा लिथस का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक शब्द एटमास का अर्थ होता है। तो ग्रीक शब्द एटमास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वाष्प। क्या होता है? वाष्प, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के सबसे चौड़ी नदी या विश्व का सबसे बड़ी नदी यदि पूछ दे या चौड़ी नदी, तो इसका हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। अब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848
मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। दोस्तों इसमें नहीं है, ये हिंद महासागर का सुंडा गर्त है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, ये जो है सुंडा गर्त है, हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिको गर्त। ठीक है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त यहाँ पे प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। उसका नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, ये 1122 मीटर है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर है। कितना है? 11 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंडा गर्त। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेरियाना गर्त तो प्रशांत महासागर में, अब प्यूटोरिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में, प्यूटोरिको गर्त अभी बताए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यूरेशियन गर्त जो है आर्कटिक महासागर में, यूरेशियन गर्त जो है ये आर्कटिक महासागर में है। सबसे आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है आर्कटिक का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की खोज किया था? तो ये मैगलन ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। देखिए विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, वो किस महादेश में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। देखिए विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सा नदी है? अमेजन नदी। कौन सा महादेश में? अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रधानता है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की प्रधानता अभी जस्ट बताया है 78%। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की प्रधानता 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता यहाँ पे 0.03%, और यहाँ पे आर्गन गैस की प्रधानता 0.93% है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये समझ लीजिए हम लोग का वायुमंडल जो है, वायुमंडल 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही आच्छादित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की प्रधानता। तो आर्गन गैस की प्रधानता अभी जस्ट बोले हैं 0.93%। ठीक है, ये 78% हो जाएगा नाइट्रोजन के, 21% हो जाएगा ऑक्सीजन के, और 0.03% हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर। तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर किस जलसंधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? आर्कटिक, तो यहाँ पे हो जाएगा बेरिंग जलसंधि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एस आकार का महासागर है। तो निम्न में से एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों।
हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, तो यहाँ पे मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 26वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है यहाँ पे पाक जल संधि है। कौन सा? पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है। इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 28वां नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जो है ये जुंग ताबोई थी। ठीक है, जुंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी पर दोस्तों 71% जल से आच्छादित है और पृथ्वी पर 29% जो है स्थल भाग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बछेंद्री पाल जो है, ये जुंग तबोई जो है ये 16 मई, ठीक है 16 मई 1975 में, ठीक है 1975 में माउंट एवरेस्ट की फतह की थी। माउंट एवरेस्ट की पहली महिला। ठीक है दोस्तों, बछेंद्री पाल जो है 1984 में 23 मई, भारत के ये भारतीय महिला थे, यानी भारतीय महिला पूछ देखी तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। ये 23 मई 1984 को गए थे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये 29 मई 1953 को सबसे पहले गए थे। ठीक है, 29 मई 1953 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 31वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जल महासागर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों के सामने 31 क्वेश्चन खत्म हो चुका है और चलिए अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 5वां था, अब चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर 6। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत जो है पठारों से भिन्न होते हैं, तो ये ढाल में भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिमानी कहाँ पाई जाती है। हिमानी जो है कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्वतों में हिमानी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, यानी कि दक्कन पठार जो है कहाँ स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे यांगत्से नदी कहाँ बहती है, तो ये हो जाएगा चीन। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है। इसका सही आंसर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, यानी कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो श्रृंखला, उस श्रृंखला पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए जो यूरोप में है। तो ये एंडीज तो ये दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा, अल्पस उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, अल्पस जो है कहाँ हो जाएगा, अल्पस यूरोप में हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, और यूराल यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत यूराल है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदानी कहते हैं, मैदान। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता अधिक होती है। किस क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता अधिक होती है, पठारी क्षेत्र में होते हैं, मैदानी क्षेत्र में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, या हिमानी क्षेत्र में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र, तो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा 8वां नंबर में, इसका सही आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र।
दोस्तों यदि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियों यानी चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन मोरदार। क्या हो जाएगा? नवीन मोरदार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई तो हो जाएगा 4 से 6 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 4 से 6 किलोमीटर। बुक में 4000 मीटर से 6000 मीटर दिया है, एक ही बात हुआ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, संसार के छत कहाँ कहा जाता है, यानी कि संसार के छत जो है कहा जाता है, तो ये पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण के लिए पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है। तो ये हो जाएगा आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया, दोनों द्वारा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। मोनाकी पर्वत जो है किस महासागर में अवस्थित है। तो मोनाकी पर्वत जो है ये किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में। इसी को हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर है और इसका 10,205 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, मोनाकी पर्वत की ऊंचाई तो अभी जस्ट बताइए 10,205 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचा पठार। तो विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक, यानी कि 4 किलोमीटर से लेकर के और 6 किलोमीटर तक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में है और किस नदी पे यदि पूछ देगा तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है ये सारावती नदी पे स्थित है। ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, यहाँ पे हुंडरू हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी, अभी जस्ट बोले हैं, झारखंड में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, लावा पठार में निम्न मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 31वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराना पठार है। तो भारत के सबसे पुराना पठार दक्कन का पठार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। तो ये मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? तो मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइए। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय होते हैं, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद होता है सुसुप्त होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी। उसके बाद होता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है, सुसुप्त जो कभी कभी होता है, मृत जो कभी नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसका कोई संभावना ही नहीं है वहाँ पे। चलिए, ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा किस देश में स्थित है। तो फ्यूजियामा जो है ये जापान में स्थित है। कहाँ? ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने लास्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है।
तो हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये मोनाकी पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनाकी पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। इसकी ऊंचाई भी बोले हैं 10,205 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर 7 है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत के जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। यदि भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ दे तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, यानी कि भारत को जो है दो भाग में जो विभाजित करती है रेखा, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से काटते हैं, भारत को बीचों बीच से। ये 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, यदि इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से पूर्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने प्रायद्वीप क्या है? तो ये प्रायद्वीप है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। प्रायद्वीप जो होता है दोस्तों, प्रायद्वीप जो तीनों ओर से यानी कि 3 ओर से जल से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यदि जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो असल का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, कनाडा में कितने मानक समय है? तो कनाडा में 6 मानक समय है, और यही अमेरिका में 7 मानक समय है, और रूस में 11 मानक समय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये हो जाएगा, एक देशांतर पार करने में सूर्य की किरण को 4 मिनट लगता है, वही बात है। ठीक है, एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय है, तो ये तो सबको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। क्या हो जाएगा? पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, इसका निर्माण जो है किन 2 नदियों से होता है? तो इसका निर्माण जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन की डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए मैंग्रोव वन यदि पूछा जाए, मैंग्रोव वन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में समुद्र के तट पे पाया जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबको पता होना चाहिए, ये राजस्थान है। यही क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटा राज्य होगा तो ये गोवा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, बृहत हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बृहत हिमालय के जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, बृहत हिमालय यहाँ जो है
ये हिमालय है। क्या है, मान लीजिए ये हिमालय है, ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो बृहद हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्रांस हिमालय नहीं है? निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय नहीं है? तो ये काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है। ये शिवालिक नहीं है। शिवालिक जो है ये हिमालय की श्रेणी हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय नहीं होगा। दोस्तों यदि आप लोग देखिएगा तो मान लीजिए भारत की ये तो ये जो है मान लीजिए ये सबसे ऊपर हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा मध्य सॉरी काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा। और लद्दाख के ही समानांतर में यहाँ पे कैलाश है, जो कि तिब्बत में कैलाश पर्वत, ठीक है, जो शिव भगवान को समर्पित है। तो लद्दाख के सामने ही कैलाश पर्वत है जो कि तिब्बत में है। ठीक है, ये जास्कर है, ये क्या हो जाएगा, काराकोरम। तो काराकोरम, यही चारों जो है ना, इसी चारों को जो है ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु का सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु का सहायक नहीं है? तो देखिए झेलम भी है सिंधु का सहायक, व्यास भी है, रावी भी है, कृष्णा नदी नहीं है। कृष्णा नदी नहीं है। दोस्तों सिंधु नदी जो है ये बंगाल के खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और दो और नदियां हैं जो कि ताप्ती और नर्मदा हो जाएगा, वो भी अरब सागर में ही गिरती है। बाद बाकी इधर के जितने भी कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब कहाँ ये सब बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वलांगो में स्थित है, किबिथु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये इंदिरा कौल जो है, ये इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ये दक्षिणी बिंदु हो जाएगा जो कि निकोबार द्वीप में है ये। और गौर माता जो है सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय को सबसे दक्षिणी भाग, ठीक है, मान लीजिए ये बृहद हिमालय हो जाएगा, ये मध्य हिमालय हो जाएगा और ये सबसे दक्षिणी भाग। तो ये तो सबसे उत्तरी भाग, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग बृहद हिमालय, अब बीच में मध्य हिमालय और सबसे दक्षिणी भाग जो हो जाएगा ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है, इसी को वाय हिमालय कहते हैं। तो ये शिवालिक हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में जो है स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है। अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल के खाड़ी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो ये हो जाएगा आरावली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाला अक्षांशीय रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाला अक्षांशीय रेखा 24 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं समुद्री दोनों है? यानी कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश से भी टच करती है और समुद्र से भी टच करते हैं तो कितने राज्य हो जाएगा? तो ऐसे दो ही राज्य हैं जो कि गुजरात और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
गुजरात हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ बनाती है? तो भारत का जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर का है। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? और इसके बाद जो है, इसके बाद चीन के साथ बनाते हैं, ठीक है। और सबसे कम, तो सबसे कम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। बाद बाकी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा किस राज्य का लगता है? देखिए बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा किसका लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, नर्मदा और ताप्ती, और सिंधु भी अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी गिरती है। तो ये देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये किधर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में या दोनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन है, परवाल, परवल लिखा गया है, परवाल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? परवाल, परवाल भित्ति जो होता है, ये परवाल क्या है? तो परवाल जो है छोटे समुद्री जंतु है। यही छोटे समुद्री जंतु का जब मर जाते हैं तो इसका कंकाल जो है वो वहाँ पे जमा हो जाता है। फिर उसके ऊपर परवाल, जो छोटे जंतु जो कि छोटे समुद्री जंतु होते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका कंकाल जो बच जाता है, धीरे 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 वो समुद्र में एक लेयर बना देता है, यानी कि वहाँ पे एक द्वीप टाइप का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों के सामने 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को यदि आंसर में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये 7वां चैप्टर है, अब 8वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर 8, ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी का। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा ये मानसीराम, ठीक है, जो कि मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ठीक है दोस्तों, ये मेघालय एक पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अर्ध पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अर्ध पवनें कहाँ बहती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से स्थल की ओर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा गुजरात में, गिर वन्य। और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई
शेर के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी बताएं, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी। तो सिक्किम की राजधानी सबको पता है, ये गंगटोक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होना चाहिए, मोर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत किस कटिबंध में पड़ता है? तो भारत जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है। यदि आप देखिएगा दोस्तों तो ये आपको लगेगा भारत शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन यहाँ पे आप लोग उष्ण कटिबंध ही मारिएगा, भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश के अधिकांश भाग में जो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है प्रवासी पक्षी हमारे देश में निम्न मौसम में आते हैं। तो प्रवासी पक्षी जो है हम लोग भारत में शीत ऋतु में आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मौसम के कौन कौन तत्व है, यानी कि मौसम के कौन से तत्व होते हैं? तो तापमान भी होते हैं, सौर किरण भी होते हैं, उसके बाद वर्षा भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों चैप्टर 8 का आप लोग जो है यहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम लोगों के बीच ये ऑल चैप्टर, ये समझ लीजिए सभी चैप्टर का MCQ मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ दोस्तों। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।